है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है डॉक्टर ललित। आज के सेशन में और हम बात करेंगे मैथमेटिक्स महामैराथन में मैथमेटिक्स के बेहतरीन सवालों को लेकर के जो आपके लिए पता लग जाएगा। कोई बात नहीं नेहा, मैं भी कोई राक्षस नहीं हूं, मैं भी एक मास्टर ही हूं मैं भी तो सर ही हूं आपका। है अगर बेसिकली मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़ लो, है ना। तो सर नहीं आए तो क्या हो गया, दूसरे सर आ गए। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैथमेटिक्स मैराथन में। अगर आपने अभी तक सेशन को सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है जल्दी से कर लें, लाइक नहीं किया सेशन को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और सभी साथियों को अपने जोड़ने की कोशिश करें। तो पहला सवाल सब लोग रेडी, तैयार? यस के नो? यस ना? तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़ा आसान। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 40% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? ये सवाल आपका है। Neha, I'm just joking. No issue. Two numbers are 40% and 46 less than a third number, respectively. By what percentage is the second number is less than the first number? बहुत ही प्यारा सवाल है, अच्छा प्रश्न है। चाहूंगा सभी लोग इस प्रश्न को जल्दी से करने की कोशिश करें और मुझे आंसर दें। क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और लाइन लगनी चाहिए लगातार कमेंट सेक्शन में बच्चों। उम्मीद करता हूं आपके जवाब बहुत ही खतरनाक तरीके से मिलेंगे। बता देते हैं एक संख्या, तो सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को करने का क्या है? 40% 40% यहां पर लिखा है। अगर कोई प्रश्न में परसेंटेज दिया है और वो कंपैरिजन करने की बात करता है तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान काम है। वो आसान काम क्या है कि आप उस तीसरी संख्या को 100% मानेंगे। यानी वो संख्या जो थी, ये वाली दोनों संख्याएं, ये तीसरी संख्या से इतनी कम थी तो हम इसको 100% मान लिया। हो गया सवाल। उसने कहा एक संख्या से 40% कम है तो 60% हो गई। भाई 40% कम कर दो भाई, 100 में से 60% रही ना। दूसरे की बात करें 100% से, तो आपने 40% कम कर दिया तो कितना हुआ? आपने कहा 54% हो गई। तो एक संख्या कितनी है? 60% है, एक 54% रहेगी। अब क्या करें भाई? अब तो सवाल आसान बन गया। उसने कहा पहली संख्या दूसरी कितने कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखें। आपने कहा 6 का है, कितने पर? 60 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 6 ढाई 60 और 10 ढाई 100, तो 10% कम है। मुझे आंसर नहीं दिया किसी ने भी, मैं इंतजार करता रह गया आपके आंसर का, लेकिन मुझे आंसर नहीं मिला। इतनी दुखी कैसे करेगा भाई? ओह थैंक यू दिगंबर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी यही अदा तो मुझे कायल कर देती है कि मैं और ज्यादा पढ़ाऊं, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूं। शुक्रिया। चलिए सवाल आपके सामने था, राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। आपको समझ में आया तो चलो बढ़ते हैं और सवाल की तरफ। द क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी और देखूंगा आप में से कितने लोग हैं जो इसका आंसर बहुत फुर्ती से देंगे। कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, चीख चीख कर कह रहा है, पुकार पुकार कर कह रहा है, ऐ मेरे प्यारे साथियों जरा मुझे कुछ दो तो सही, उसे आंसर तो दो। कमेंट सेक्शन चीख चीख के कह रहा है इस आंसर को दो। तो ये कमेंट सेक्शन का जवाब आपको देंगे कि नहीं देंगे? जल्दी देंगे ना? हाँ। तो एक दो संपूरक कौन है? संपूरक कौन? सप्लीमेंट्री इंडेक्स में कौन कितने डिग्री का ये आपको बताना है। 33 डिग्री, 57 डिग्री, 66 डिग्री, 114 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री। ओके, सबसे पहला सवाल मिला आभा का, सी ऑप्शन दिया उन्होंने। क्या बात है आभा, बड़ा ही बेहतरीन जवाब। एक बात, 150 बच्चों में से एक का आंसर। ओ ओ ओ ओ क्या बात है। तो पहले समझते हैं ये होता क्या है। देखिए संपूरक का एक जुड़वा भाई भी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। संपूरक का एक अन्य नाम भी है जिसको आप अनुपूरक नाम से जानते हैं। कई बार पेपर में ये पूछ सकता है अनुपूरक, ये संपूरक का ही मतलब है। अंग्रेजी में सप्लीमेंट्री, इसका मीनिंग क्या होता है कि दो कोणों का टोटल 180 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री या एक दूसरे के संपूरक या फिर अनुपूरक होते हैं। सेम एक होता है पूरक, आपने नाम सुना होगा पूरक। पूरक को कोटि पूरक भी बोलते हैं और कोटि पूरक को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? मतलब है कि भाई ए कोण बी का कोटि पूरक या पूरक है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई। तो उसने कहा
दो कोण हैं जो 2 और 3 के अनुपात में। अब उसने बोला कितने डिग्री का, वो तो पता है भाई, आपको बताया उसने चीख चीख के, मैं तो संपूरक कोण हूं, तो मेरा टोटल तो 180 है, तो मुझे कोण नहीं पता। और सबसे खूबसूरत बात रेशियो की क्या है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ रेशियो, क्या कि जो अनुपात दिया है ना उसी पर अप्लाई कर दो बस। अगर 2 और 3 दो कोण थे, दोनों को जोड़े तो 180 होना चाहिए भाई, दोनों कोणों का वैल्यू दिया मैंने जोड़ दिया। तो 5 अनुपात किसके बराबर, 180 के बराबर। 1 अनुपात किसके बराबर, आपने कहा 180 बटे 5 36 डिग्री, 1 अनुपात 36 डिग्री के बराबर है। उसने बोला 2 और 3 अनुपात में बांट दो, तो 36 दूनी 72, 36 दिया 108, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मात्र एक जवाब कैसे मिलेगा, ऐसे कैसे करोगे, अगर ऐसे आंसर दोगे तो ये कैसे जिएगा सवाल, है ना, ये तो परेशान हो जाएगा। आपका अभिलाषी प्रत्याशी है ये, इसको जवाब मिलने चाहिए। ओके, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर चाहेंगे ना, और मुझे आशा है कि आप अपने सवालों के सही विकल्प को चुनेंगे। गुड आफ्टरनून आकांक्षा जी। ट्राइंगल एबीसी का अंतः केंद्र O है, अंतः केंद्र बोले तो इन सेंटर। एंगल एबीसी 60 डिग्री, एंगल एसीबी 50 डिग्री, तो एंगल बीओसी का मान बताओ, और जल्दी से बताओ जिससे कि सवाल पर बात बन जाए और तेजी से आप लोगों का उत्तर मेरे पास आ जाए। बड़ा ही आसान सवाल है, बहुत ही शांत सवाल है, एक बार में सवाल का बवाल आप खत्म कर सकते हो। बस उम्मीद करता हूं तेजी से उत्तर मिलना चाहिए, और मुझे आशा है कि आपका कोई विकल्प गलत चुनाव नहीं करेगा। उम्मीद है समझ से। तब तक मैं इसका खाका तैयार कर देता हूं, तब तक आप अपनी पेंसिल और कॉपी तैयार करो। उसने बोला एबीसी ये है, मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूं पहले। ये सपोज करते हैं एबीसी एक ट्रायंगल था, ओके, माना ये ए है, ये बी है और ये सी है। अच्छा, इसने एक वर्ड लिखा, इसका नाम है इन सेंटर, अंतः केंद्र। इसके बारे में आपको पता है क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? जब अगर आपको ये पता लग जाए ना कि अंतः केंद्र क्या है, तो सवाल एक बार में हो जाएगा। अगर आपको यही नहीं पता अंतः केंद्र क्या है, तो सवाल परेशानी करेगा। तो समझ लो, अंतः केंद्र और केंद्र में बड़ा दिक्कत करते हैं बच्चे, समझ लेना। अंतः केंद्र का मतलब होता है कि ये कोण है ए बी सी, ये एंगल है ए बी सी, इन एंगल के हाफ यानी इन एंगल के अर्धा जहां काटते हैं उसको अंतः केंद्र कहा जाता है, इन सेंटर। और अगर ट्राइंगल की माध्यिकाएं सामने वाले भुजा को दो भागों में तोड़े, जिसको माध्यिकाएं बोलते हैं, माध्यिकाएं काटे तो उसको सेंट्रोइड या केंद्र कहा जाता है। इज इट क्लियर? याद रहेगा? तो आपको चीज समझ में आ रही है, केंद्रक क्या है, अंतः केंद्र क्या है, ये दोनों समझ में आया। तो मतलब क्या है, उसने बोला ये अंतः केंद्र, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल ए होगा, ये बी होगा, और जो अंतः केंद्र की बात होगी तो इसके कोणों के अर्धक से बनेगा वो, यानी ये कोण का अर्धक ऐसे होगा, ये कोण का अर्धक ऐसे होगा, जहां इसने काटा यहां से भी काटा हुआ है, ओ हो गया, क्योंकि कोणों का अर्धक। अब समझ लो खुद बात, अगर ए कितने डिग्री का था, उसने बोला 60 डिग्री, जब कोण का आधा हुआ तो कितना हुआ, 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का ही। उसने बोला कोण एसीबी कितने का था, इसको एबीसी कर दो, ज्यादा आसान रहेगा। अब एबीसी कितने का था, उसने बोला 50 डिग्री का, तो भाई ये भी 25 डिग्री। क्यों, ये मैं क्यों कर रहा हूं पता है ना, इसको मैं क्यों कर रहा हूं आप सब जानते हैं ना, क्यों कर रहा हूं मैं इसको आप सब जानते हैं, क्योंकि अंतः केंद्र लिखा है, क्योंकि यहां पर लिखा है दिस इज इन सेंटर, तो आधे आधे बढ़ गए। अब इस वाले कोण की बात कर रहा था वो। अब मुझे बताओ, एक ट्रायंगल है ये वाला, इस ट्रायंगल में ये कोण 30 है, ये वाला 25 है, तो भाई ये वाला कोण कितने का, आपने कहा 30 और 20 55 में से 180 में से घटा दो, आंसर मिलेगा 100। अब यही तो आंसर था। तो यहाँ पर छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको छोटी छोटी वर्ड्स की प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एक और सवाल आपके स्क्रीन पर रखा जाए, सब लोग रेडी है ना? ओके, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, देखते हैं आपका जवाब एक और नए सवाल की तरफ क्या बढ़ता है। एक और सवाल है आपके सामने कुछ ऐसा है, ट्रायंगल एबीसी में बीएसी बराबर 75 डिग्री है, एबीसी बराबर 45 डिग्री है, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, यदि एसीडी बराबर एक्स डिग्री, तो 60 डिग्री का x बटा 3% क्या होगा? बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूं मुझे इसका आंसर आप बहुत तेजी से देंगे। बहुत बढ़िया आकांक्षा, आपने एकदम सही किया है, उम्मीद करता हूं आपका जवाब बहुत तेजी से मिले।
और बात बन जाए और सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके ग्रेट। तो यहां पर कोई जवाब देने की इच्छुक बात हो तो मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। बड़ा ही आसान सवाल है, उम्मीद कर सकते हैं आप इसको तेजी के साथ, तेजी के साथ आपका उम्मीद। ओके लेट्स सी, क्वेश्चन आपके सामने था 30 डिग्री, 48 डिग्री, 15 डिग्री या 24 डिग्री। ओके लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके, तो ट्रायंगल एबीसी में, अब देखो मैं पहले ट्रायंगल डिजाइन कर देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए, तभी बात बनेगी, तभी आप उसको निकाल पाएंगे। एक एबीसी ट्रायंगल है, यहां बना दें इसको एबीसी को, ये रहा एबीसी। उसने कहा एबीसी में बीसी 45 डिग्री, ये 45, बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। अब बीसी को डी तक बढ़ा दिया गया ऐसे, ये आ गया डी। यदि एसीडी, अब देखो एसीडी की बात कर रहे हैं, एसीडी ये वाला है एक्स डिग्री, तो एक्स का एक्स बटा 3% डिग्री, ए बी एसी 75 डिग्री दे दिया, 75 डिग्री। अब आपको बताने वाला कौन, तो मैं चाहूंगा इसका जवाब बड़ी आसानी से देंगे और मजेदार तरीके से मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस जवाब में कोई परेशानी नहीं होगी आपकी, और आप तेजी से सवाल को चुन के मुझे देंगे आंसर। लेट्स सी, तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी, ओके, तो ए बी सी के सामने आपकी बात है। अब क्या करें, देखो कहानी समझो। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दो अंतः कोणों का टोटल, इन दोनों का, इसके सम्मुख कोण के बाह्य कोण के योग के बराबर होता है। या आप 180 वाली प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं कि 75 का ये, 45 का ये, तो कितना हो गया, आपने कहा 120, 60 डिग्री का ये बन गया, तो 120 का ये बन जाएगा, है ना। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 क्या है कि आप जानते हैं ट्रायंगल के दो अंतः कोणों का टोटल इस बाह्य कोण के, इस कोण के सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी इस x का वैल्यू क्या है, 75 प्लस 40, तो 120 डिग्री आ गया। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, चलो यानी ये 120 डिग्री हो गया। तो ये x कितना है, 120 डिग्री। अब सवाल में क्या था, यदि एसीडी बराबर है तो 60 डिग्री का x बटा 3। अब 60 डिग्री का x मतलब 120 बटा 3, ये हुआ, कोई बात नहीं, आपने कहा ओके। तो 3 चौके 12, 40, और क्योंकि परसेंटेज था ना तो क्या करेंगे, गुणा 1/100, तो 6 चौक 2400 बटा 100, दैट इज 24। राइट ऑप्शन इज दी। आंसर बड़े कम मिल रहे हैं आप लोगों के, बहुत बढ़िया। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, सवाल बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप चाहेंगे तो आपको सवाल आसानी से ये क्रॉस करने को, आप जो एग्जाम करेंगे यू विल गेट गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके डन, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा सबको। कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो, क्लियर है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेट्स सी, एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ खंड में बनाया जाने वाला कोण क्या है। क्वेश्चन इंग्लिश में है, द लेंथ ऑफ ए chord of a circle is equal to the radius of the circle. The angle subtended by this chord in the major segment of the circle is what? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने है, 30, 45, 60 या 90। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। जल्दी से बताइएगा, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, मेरे यहाँ का एसी साथ कुछ अब काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। सवाल बहुत अच्छे से समझिएगा। हाँ, आज ही सर की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बनीता आशीष सर आएंगे, बीच में आ जाएंगे वो। आज उनकी क्लास में थोड़ा सा इशू है, प्रॉब्लम है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, इसलिए मुझे आना पड़ा है। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, उनके बीच में मैं आ गया। लेकिन अगर आपको गणित की क्लास अच्छी लग रही है तो आप मेरी डेली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और आप खूबसूरत से सवालों को पढ़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। ओके, बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब फिर इसका हम फिगर आउट करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हाँ, क्लास सबका होगा,
शुक्रिया शिखा। ओके लेट्स सी, ये आपका एक व्रत है, समझते रहना। उसने बोला वृत्त की एक जीवा, सपोज जीवा का भी कोण यहां से यहां तक, यानी परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कोण कहलाती है। ये कोण हो गई। ओके अब क्या करें, वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अब इसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या फॉर एग्जांपल यहां रेडियस थी, यानी ये वाली लेंथ अगर ये ए है तो ये भी ए, और ये रेडियस तो ये भी तो रेडियस है, यानी एक ट्रायंगल निर्मित हुआ, एक ट्रायंगल बना किसके अंदर, एक वृत्त के अंदर। और ये ट्रायंगल कैसा हुआ जरा बताएंगे मुझे, इसकी सारी भुजाएं तो बराबर हो गई, तो ट्रायंगल कैसा हो गया। आप बोलेंगे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये तो समबाहु त्रिभुज हो गया, ओहो समबाहु हो गया ये तो, हाँ। और समबाहु में प्रत्येक कोण तो 60 डिग्री का होता है, शायद आपको पता होगी इस बात का, क्योंकि समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और ये भी पता है अगर वृत्त में आप दीर्घखंड की बात करते हैं तो ये वाला जो कोण है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हमेशा इसका आधा होता है ना, तो 60 का आधा 30, राइट ऑप्शन 33। तो अगर आपको ये आकृतियों को डिजाइन करना आता है ना, अगर आप इन आकृतियों को आप अच्छे से मोल्ड कर पाते हैं तो यकीन मानिएगा आपके सवाल बहुत ही खूबसूरत और उम्दा हो जाते हैं। ओके बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। भाई मैथमेटिक्स की तैयारी चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स तो आएगी 2-4 एग्जाम को छोड़ के, तो आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहो और समझते रहो चीजों को। क्लियर हो गया सबको? ओके बात समझ में आ गई? ऋतिक गुरुजी, भाई ऋतिक गुरुजी की भी बात सुन लो, कुछ कह रहे हैं तो आगे बढ़े। अगर आप बोर होने की बात होगी तो भाई हो सकता है आपके ज्यादा बोर हो जाए, फिर कहां जाएंगे, है ना। तो जो टारगेटेड चीज है उसको फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा ना। चलो देखते हैं, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर का परिमाप क्या होगा। क्वेश्चन बहुत इजी है यार। द पेरीमीटर्स of the two squares are 40 meter and 24 centimeter. The third square whose area is equal to the difference of the areas of the two squares will be the perimeter of. What is the perimeter? Find out the solution. Question is very easy, easy to understand. Understand the concept, how you can develop the images of these questions. Okay, so दो वर्गों का परिमाप, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि इनके परिमाप अलग अलग। परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं का टोटल कर दो। वर्ग में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसका परिमाप क्या होता है 4 है ना। उसने क्या कहा, इसका 40 था, अगर ये 40 है तो उसकी एक भुजा कितने की होगी, आपने कहा 40/4 बराबर 10। इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। इसकी बात करें तो 4a = 24, तो a = 6। इसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर, यानी क्या हुआ, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर, इसकी 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? उसने बोला एक तीसरा वर्ग बनेगा ये वर्ग, उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर। अब इसका एरिया कितना हुआ, आप कहेंगे सर a स्क्वायर होता है एरिया, तो यानी 10 का स्क्वायर, तो इसका एरिया तो 100 हो गया। इसका एरिया कितना होगा 6 स्क्वायर, इसका एरिया 36 हो गया। तो ये जो नया वाला आ रहा है ना आपके सामने वर्ग निकल के, इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 100 - 36 अगर मैं करूं तो कितना आएगा, आपने कहा 64, तो इसका जो एरिया वो 64। जब इसका एरिया 64 है तो इसकी भुजा कितनी होगी, a स्क्वायर बराबर 64। तो आपने कहा सर इसका a निकालोगे तो 64 का स्क्वायर रूट देंगे, तो इसकी भुजा 8 की, इट्स 8। क्लियर? और परिमाप क्या होता है वर्ग का 4 है, तो 4 × 8 बराबर 30। तो इस नए वाले का जो परिमाप है वो 32 होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर। इज इट क्लियर? कुछ नहीं है सवालों में, बस आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है सवालों में, बस आपको उसको भाषा को समझना है कि वो क्या कहना चाहता है आपसे, क्या आपसे वो समझना चाहता है। अगर आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन का जवाब तो जल्दी से हो जाएगा। और ये लाइक बड़ा कम आ रहा है, अभी क्या बात है, या मैं इतना खराब तो शायद नहीं पढ़ाता हूँ जैसा कि आप मुझे बोलते हो। तो लाइक वाइक कर दो, इसको बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना।
थोड़ा सा ऊपर, हाँ 32 होगी, दिस 32। तो थोड़ा सा लाइक वाइक कर दो, इसको ऊपर करो थोड़ा सा, ऐसे कैसे काम चलेगा, लाइक नहीं चलेगा तो कैसे काम बनेगा। एक और चलिए, एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर तथा परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी है। अरे शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर कारपेट इज 120 मीटर स्क्वायर and the perimeter is 46 meter. What will be the length of its diagonal? Right option is what? Let's see. What will be the right answer? Okay. एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल इतना है, 120 मीटर स्क्वायर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना जल्दी से आपको क्या होगा। ओके, क्लियर बी। ओके, लेट्स सी, बढ़ते हैं आगे। तो आपके सामने आया, सवाल का जवाब नहीं मिल रहा मुझे, क्या बात है, डी। तो यह 17 का डी मुझे दिख रहा है भाई आप लोगों का, 17 का डी, बहुत बढ़िया, 17 का डी आप लोग दे रहे हैं, दैट इज 21 मीटर। ओ क्या बात है, 21 मीटर का जवाब मुझे मिल रहा है। ओके, क्वालिटी बढ़ाओ, बहुत बढ़िया क्लियरिटी है, दिख तो सही रहा। ओके, तो देखते हैं, सवाल बहुत सिंपल था। उसने कहा कि भाई कारपेट का क्षेत्रफल 120 है, ये कारपेट कैसी है, आयताकार, इसका एरिया कितना है, 120 मीटर स्क्वायर। कोई बात नहीं है, नहीं एरिया क्या होता है, L इंटू बी, वो आपको 120 मीटर दिया है। इसका परिमाप क्या होता है, आप सभी जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी तो होता है परिमाप, दैट इज कितना है वो 46। यानी अगर मैं L प्लस बी की बात कर दूं कितना हो जाएगा, आपने कहा 46/2 23, तो L प्लस बी बराबर 23। तो दो इक्वेशन आपके सामने आ जाती हैं, एक ये और एक ये, कि अगर L और B को जोड़ते हैं तो 23 और L B की गुणा करते हैं तो 120, 15 120 होते हैं, है ना, और 15 8 को जोड़ेंगे 23 होता है। ये बात मैं आपको बता दूं, अगर आप यहीं करना चाहें सवाल को तो हो जाएगा। वो इसकी लंबाई पूछ रहा था, और शायद आपको याद हो, अगर मैं लंबाई और चौड़ाई को जोड़ूं तो मैंने देखा 15 और 8 23, 15 8 120, तो मैंने ऐसे दो फैक्टर कर दिए तो मेरा मुंह जबानी हो गया, जिसको आप ऐसे ही कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। अगर मैं L प्लस बी का होल स्क्वायर करता हूं तो क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ओके, L प्लस बी 23 का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर व्हाट, आपने कहा 2 इंटू LB का मतलब 120, तो 23 का स्क्वायर इधर भेजे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है 596, कौन बताएगा जल्दी से, 529। हाँ बहुत बढ़िया, बराबर कितना हुआ 529 माइनस 240, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 289। और शायद आपको याद आ रहा हो, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, इसको लिख दूं मैं 17 का स्क्वायर, इतने तो होगा। और शायद आपको याद है कि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, तो यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 17, इसका विकर्ण 17 होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज मैंने आपको तरीका भी बताया था कैसे कर सकते थे, आप सिंपली इस काम को भी कर सकते थे। ओके, इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी को, यस कि नो। अदरवाइज आप यहां भी कर सकते थे कि दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़े 23 आए और उन दोनों की गुणा करें तो 120 है, वो 15 8 होंगी, तो इसकी लंबाई 15, इसकी चौड़ाई 8 है, आप ऐसे भी, और 15 8 मिल जाएगा, 17 इसका
क्या हो जाएगा, डायगोनल, क्योंकि हमें थोड़ा सा फास्ट करना है, स्लो पे काम नहीं चलेगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलो। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली से बनने वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखते जवाब, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर या 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको। अगर आप चाहेंगे तो इस सवाल आपको एक बार में सफलता की तरफ ले जाएंगे, अगर आप इनको कर पाते हैं तो। उम्मीद आप पर है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। समझने की कोशिश करना। एक ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, उसी के आधार पर आपके जवाब आपको देने हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रायंगल के आधार पर आप मुझे आंसर जरूर देंगे। ए बी सी डी के रूप में जवाब आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, एक त्रिभुज की भुजा, आप देखो समझने की कोशिश करना, 3 4 5, यानी 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यानी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। यानी अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा। सपोज ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। उसने कहा इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बने, मिलने से बनी, ऐसे मध्य बिंदुओं से बने इस कोण का। तो याद रखिए, जब भी ट्रायंगल के मध्य बिंदुओं से किसी कोण का निर्माण होता है तो हमेशा याद रखिएगा, इट ऑलवेज गिव्स यू द इक्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। यानी वो कैसे होता है, तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, आपने कहा इसके अंदर 4 ट्रायंगल हैं। याद रखा, जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर वाले बिंदुओं को मिलाकर आप किसी कोण का निर्माण करते हैं, किसी त्रिभुज को बनाते हैं, तो वो 4 बराबर भागों में टूटता है। यानी अभी सभी ट्रायंगल्स का एरिया बराबर है। अगर वो मध्य बिंदु, वो ट्रायंगल कोई सा भी हो, चाहे वो ऐसा भी हो तब भी वही बात है, यहां से बनाओगे तब भी वही बात है। तो कहीं भी जाके बनाओगे, अगर उसके मध्य बिंदु से बनाते हो तो 4 समान त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। ओके, अब क्या करें, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं एरिया की, क्षेत्रफल की, तो कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया टोटल हुआ। और इसमें से पूछा है इस अंदर वाले का, तो ये 4 है ना, तो 6/4 यानी 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होना चाहिए। दैट इज 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बी नहीं होगा। इट्स नॉट बी, इट्स सी। इट्स नॉट बी, इट्स सी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको? ऐसा कोई मेरे साथी जिसको समझ में ना हो तो प्लीज लेट मी नो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं, एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूं और देखता हूं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। यहां किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं और एक सवाल आपके स्क्रीन पर रखता हूं। ये रहा, किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है। इसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का इसके अंतर्वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा? बड़ा ही खूबसूरत सवाल है और मैं चाहूंगा परिवृत्त और अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल आप मुझे बताएं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई परिवृत्त और अंतर्वृत्त की बात हो रही है और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। परिवृत्त की रेडियस, पहले बता दूं परिवृत्त और अंतर्वृत्त होते क्या हैं। अगर आप ये ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्राई इसके अंदर जो इसके सभी कॉर्नर्स को टच करके जाता है तो उसको परिवृत्त यानी सरकम सर्कल सेंटर बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल है, इसके अंदर एक वृत्त है जो इसके अंदर भुजा, उसको बोलते हैं अंतर्वृत्त यानी इन सेंटर। तो ये इन सेंटर और आउट सेंटर है। इसका अनुपात शायद सभी को पता भी होगा और नहीं पता तो जल्दी से बता दो, मैं बता देता हूं। इसका आंसर सी। नो 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 नो, नॉट सी। सी इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 4:1। That is the correct answer. The 4:1 is the correct answer. Okay, that is 4:1. तो आपने क्या देखा, समझ में आई बात? तो ये क्या है, अब इसमें निकाला कैसे मैंने, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं परिवृत्त की त्रिज्या की तो परिवृत्त की त्रिज्या 2r डबल होती है और अंतर्वृत्त की त्रिज्या को अगर मैं बोलूं r तो वो छोट r होती है ऐसे। तो अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते दैट इज हम कर सकते हैं 2/3 इंटू उसका क्षेत्रफल 4√3, 2/3 इंटू 4/3, क्योंकि a स्क्वायर होता है तो हमने मान लिया ये दैट इज द टास्क।
और हम अंतर्वृत्त की बात करते तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 इंटू इसका एरिया, क्षेत्रफल 4√3। ये ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम क्या करें, अनुपात निकालना है। तो इस वृत्त का इस वृत्त के साथ तो क्या होता है, किसका बोला था, हाँ क्षेत्रफल से अनुपात। तो क्या करें, हमने कर दिया ओके, पाई आर स्क्वायर अनुपात पाई आर स्क्वायर। अब देखो R1 का मतलब क्या है, वो वाला 2/3 यानी 2R जो हमने लिया है यहां पर, दैट इज पाई इंटू 2R इंटू पाई इंटू R का स्क्वायर। ओके, दैट इज पाई से पाई कट गया, ये क्या हुआ 4R स्क्वायर इंटू 1R स्क्वायर, R से R 4:1 लग चल तो चलिएगा। ओके, बात समझ में आ गई। ओके इजी, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। एक और, चलो जल्दी से बताना इसका भी आंसर क्या होगा, देखता हूं। एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना है। एक घनाभ है, उसका जो वॉल्यूम है वो एक घन के वॉल्यूम का दुगुना। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखेंगे जवाब क्या मिलता है। ओके, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना। यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हैं तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। लेट्स सी, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ओके लेट्स सी। हाय फॉर बॉय गेमर, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है और मैं चाहूंगा आपका जवाब मुझे मिल जाए। क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न भी आपके सामने है, उत्तर बताएंगे क्या होगा। तो यहां पर जवाब मिलने की चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैं भी आपको बता देता हूं, एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का 2 गुना। अब देखो घनाभ क्या होता है, आपको इधर बना के बता देते हैं। ये होता है घनाभ, इसको आप क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसकी आमने सामने की फलक बराबर होती है। दिस इज क्यूबॉइड। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि एक घन का आयतन। अब घन होता है ये वाला जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाला इसकी सारी भुजाएं बराबर इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ए क्यूब। उसने बोला एक घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना, यानी अगर ये ए क्यूब है तो ये कितना है, इसका डबल है। अगर ये आयतन ए है तो ये क्या होगा 2a है। ये बात समझ में आ रही है। उसने बोला अगर आयतन ये है तो उसका सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने क्या कहा, यदि घनाभ की विमाएं 9 सेंटीमीटर, अब देखो ये क्या है, इसकी विमाएं डायमेंशन 9, 8 और 6, तो संपूर्ण घन का तो भाई अगर घन का घनाभ का वॉल्यूम आपको 9, 8, 6 दिया तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल सकता हूं। एलबीएच तो होता है ना, एलबीएच होता है ना, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि इसका जो वॉल्यूम था वो कम था। तो बात, इसका जो वॉल्यूम था वो कम था। ओके, तो यहां पर देखो 9, 8, 6, उसने बोला ये वाला डबल है ये वाला हाफ है, यानी ये इसका आधा है, ये तो कह रहा है। तो 2 3 6, तो 9 8 72 गुणा 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। तो 216 तो इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आया। अब जब वॉल्यूम 216 आया तो आप तो जानते हैं ए क्यूब था वो वाला, तो उसकी एक भुजा कितने की हो गई, आपने कहा 216 का क्यूब रूट, दैट इज 6। तो ए बराबर 6 है। और शायद आपको पता हो कि अगर मैं इस घन के संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, 6 फेसेस होती हैं, हर किसी फेस का ए स्क्वायर एरिया होता है। तो 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216, दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बी सबको पता है। ओके बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन आपने एकदम सही से दिया है जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अच्छा प्रश्न था आपका, अच्छा जवाब आपका मिला है मुझे, दैट्स वेरी नाइस। तो आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें। ये क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को प्रॉब्लम होती यू कैन आस्क द क्वेरी, अदरवाइज हम बढ़ते हैं आगे। ओके,
क्वेश्चन है यदि 547.527 बटा 0.0082 का मान x है तो 547,527 अपॉन 82 का मान होगा, क्या होगा? x बटा 10, 10x, 100x या x अपॉन 100? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। ओके सवाल आपके सामने, प्रश्न आपके सामने, जवाब भी इंतजार में बैठा है कि कब आएगा। 547.527 बटे 0.0082 का मान x है तो इसका वैल्यू बताओ। डी x अपॉन 100। चलो देखते हैं आभा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो 3 अंक बात है ना, 1 2 3, इसको अगर यहां से हटा दे तो यहां दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 5 4 7 5 2 7 अपॉन 8.2, ये तो हो जाएगा। इसका वैल्यू x है। उसने बोला है इस पूरे का वैल्यू 82 बताओ। अगर 82 का मैं दशमलव खत्म करना चाहता हूं, अगर मैं 82 का दशमलव हटाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां से मैं दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर इसमें 0 बढ़ाऊंगा, ऐसे तो करना पड़ेगा। 10 की ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी ना भाई। मोटी सी बात देखो, अगर मैं 10 के ऊपर नीचे गुणा, इस 10 से तो ये दशमलव हट गया, ऊपर 10 रह गया, तो मतलब क्या हुआ? ये हुआ 5 4 7 5 2 7 बटा 82 गुणा 10 बराबर 100, सॉरी x। और वो पूछ रहा है सिर्फ इसका वैल्यू, तो मैं कर दूं x बटा 10। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इट्स 1। क्लियर है भाई? कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ में ना आ रहा हो? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव यू कैन आस्क। क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? यस के नो? हाँ भाई क्लियर है ना सबको? कोई उम्मीद, कोई परेशानी, कोई चिंता तो नहीं किसी को? बहुत बड़ी कोई चिंता नहीं है। एक और सवाल लेते हैं फिर आपको आगे। चलो, आंकड़े 25 16 23 40 27 25 23 तथा 42 का परिसर क्या है? इसकी परिसर का मतलब रेंज। द रेंज ऑफ द डेटा 25 16 23 40 27 25 23 and 42 is what? Let's see what will be your right answer. इसमें से एक ऑप्शन और हम ले लेते हैं आगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ओके इसमें इट्स, वेट ए मिनट, इट्स 50। ये 15 है, ठीक है ना? इट इज 15। हेलो पूर्णिमा, कैसी हैं आप? क्वेश्चन है आंकड़े हैं 15 16 23 40 27 25 23 तथा 42 का परिसर, यानी द रेंज ऑफ द डेटा 15 16 23 40 27 25 23 एंड 42 इज व्हाट? परिसर मींस रेंज, जानते होंगे सभी लोग रेंज के बारे में। स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, दिस इज टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सी 27। तो क्या होता है रेंज? रेंज का मतलब होता है परिसर। रेंज का मतलब होता है परिसर, और इसका मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, यानी बड़ी संख्या सबसे माइनस छोटी संख्या, इन दोनों को घटा दोगे तो रेंज प्राप्त हो जाएगा। तो कर दिया आपने परिसर, यानी कितना था? दैट इज हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहां पर? आपने कहा 42। 42 इज द हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू इज 15, आंसर है 27। दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। हाँ क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, फिट एंड फाइन। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल देखते हैं आपका जवाब क्या है। ओके लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 बराबर a + b × √3 हो तो a तथा b का मान क्या है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है।
√3 माइनस 1 अपन √3 प्लस 1 बराबर a प्लस बी √3 हो तो a तथा b का मान क्या है? 3.5, 4, -3, 3,5 है, 2, -1, 7, 3. Let's see what will be your right answer. Okay. चलो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाई थी ये बातें। जब आपको ये संख्या ऐसी मिल जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? रेशनलाइजेशन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम? हर का परिमेकरण करते हैं। तो परिमेकरण करें, क्या करते हैं परिमेकरण करने के लिए? √3 माइनस 1 अपन √3 प्लस 1, तो परिमेकरण कर दिया, यानी √3, ये √3 पर ये बस आगे नहीं है, इतना ही है बस, ये √3 - 1 अपॉन √3 + 1, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तभी तो होगा ना, इसके अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या हुआ? ये हुआ √3 माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1 दैट इज 2। दिस इज इक्वल टू a प्लस b √3। इसका मतलब क्या हुआ? इसको देख लेते हैं। दैट इज व्हाट? दिस इज 3 स्क्वायर खोलोगे ना, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 इंटू √3 अपॉन 2, यही आएगा ना भाई। 3 का रूट किया तो रूट हट गया स्क्वायर, 1 का किया तो 1, माइनस का 2 इंटू ए बी अपॉन 2। ये क्या हुआ? ये हुआ 4 - 2 √3 अपॉन 2। अब क्या करें? 2 से काट दो तो कितना हुआ? 2 - 2 √3, और वो किसके बराबर है? इसके बराबर है, a प्लस बी √3 के। बस कंपैरिजन कर दो, a का वैल्यू कितना है? 2 और b का वैल्यू कितना है? -1। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? बात समझ में आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं भाई किसी को? हाँ जी हो तो बताओ। तो ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से एक बार में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप करना चाहेंगे। सीताराम, अच्छा, आप उसको अपडेट कर लें, ऐप को अपडेट कर लें सीताराम जी। अगर ऐप वर्क नहीं कर रही है सही तो उसको एक बार अपडेट कर लें, यू विल गेट द सॉल्यूशन, नो इशू। एक और सवाल, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 0.125 टू द पावर 2/3 का मान क्या है? 2.5, 0.25, 0.02.5, 0.0025। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग। ओके, लेट्स सी। ओके बढ़िया, जवाब नहीं आ रहे हैं साहब आप लोगों के। सी ऑप्शन मिल रहा है मुझे यहां पर। चलो देख लेते हैं, आपका सी ऑप्शन है तो आप उसको कैसे देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सी ऑप्शन का आपने कहा है तो देखो समझने की कोशिश करना। जब भी आप इसका 2/3 की बात करेंगे तो भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का पावर 2/3, ऐसा तो लिखा है ये, और तो थोड़ी कुछ लिखा है। हमने कहा ओके सही लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.5 की पावर 3 टू दी पावर 2/3। और आपको तो पता है पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है,
तो 0.5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 0.5 का स्क्वायर यानी 0.25। कितना आसान सवाल था, आसान था कि नहीं? आप खामखा फंस गए, इजी हो गया ना? एनी इशू, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। तो राइट जवाब था आपका ऑप्शन नंबर बी 0.25। क्लियर है, बात समझ में आ गई? एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड, आगे बढ़ें। एक और सवाल, बहुत इजी सवाल था, एक बार में हो गया। चलो आसान सवाल मिल रहे हैं आज तो थोड़े से। चलो, यदि विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब देखते सवाल क्या मिलता है। अगर विक्रय मूल्य को दुगना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत क्या है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। मैं भी समझा देता हूं साथ साथ में, देखो। ओके, अगर हम बात करते हैं, ओके आकांक्षा वेरी गुड, हम बात करते हैं कि भाई कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, तो मैंने माना सीपी बराबर एक्स और एसपी बराबर, पहले मैं बेसिक से करा देता हूं वाई। लाभ क्या होता है? लाभ क्या होता है? आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सबट्रैक्ट करते हो, है ना? तो अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो y माइनस एक्स बराबर प्रॉफिट हो गया। पहले का जो पुराना होगा, अभी दिया नहीं, सिर्फ दिया था, उसने बोला कि वस्तु का क्रय मूल्य दुगना कर दो। अगर उसका कॉस्ट प्राइस डबल कर देंगे विक्रय मूल्य, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। यानी क्या हुआ भाई, पहले तो लाभ ये था, उसने बोला अगर मैं सेलिंग प्राइस को डबल कर दूं 2y माइनस एक्स, भाई y में से आपने क्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। यानी जो लाभ था यही तो था y माइनस एक्स, तो 3 इंटू वाई माइनस एक्स हो जाता है। यही तो बात है, बहुत बेसिक थ्योरी है। तो बस सवाल तो आपके सामने हो गया, अब तो कुछ करना का नहीं। देखो 2y, इसको कैसे 2y माइनस का x बराबर 3y माइनस का x। अब इसको उधर ले आइए, क्या बच जाएगा? अब देखो अगर मैं बात करता हूं x को उधर ले जाने की, तो x प्लस का तो कितना हो गया भैया? ये 3x। इस x को उधर ले जाए, इस y को उधर ले, तो क्या हो जाएगा? आपने कहा तो ये हो गया भैया 2x, इधर हो गया y, तो 2x इज इक्वल टू वाई आपके सामने आ गया। बहुत बढ़िया, यानी y इज इक्वल टू 2x, यानी जो कॉस्ट प्राइस का डबल है क्या? आपका सेलिंग प्राइस। बस तो अब प्रतिशत निकाल दो, कितना हुआ? y माइनस का x अपॉन एक्स, ये तो होगा लाभ प्रतिशत, y माइनस का x अपॉन एक्स। हो गया सवाल। तो y की जगह कितना है? 2x माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, क्योंकि y का वैल्यू 2x था ना, तो x अपॉन एक्स सबने डिवाइड कर दिया, x अपॉन एक्स इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100%। आंसर इज 100%। ठीक है ना, सिंपल। अगर आप कॉस्ट प्राइस को 100% भी मान लेते ना, अगर ऐसे भी करते 100%, तो सेलिंग प्राइस से आप 100% को हटा देते, तब भी आपको मिल जाता। ठीक है ना? तो राइट ऑप्शन पर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब हमने 25 सवाल को कवर किया है, और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आप सभी लोगों को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो डोंट वरी, जरूर इसको लाइक शेयर करके आगे बढ़ाइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल दोबारा से इसी समय इसी जगह। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।